वेद और बहार चुप रहकर डूबते सूरज को देख रहे थे। तभी बहार को कुछ सूझा। वो वेद की तरफ पलटती हुई बोली, मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी सूर्यास्त को। कहते हुए वो उचक्कर छत की चार दीवारी पर बैठने को हुई, लेकिन इस क्रम में वो कुछ ज़्यादा ही पीछे तक उछली। नतीजन 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरने को हुई। बहार! वेद पहली बार उसका नाम लेकर चिल्लाया और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिए। गिरती हुई बहार का दिल धक से रह गया। वेद चौकन्ना था। उसने पल भर में हुए इस क्रम में भी तेजी दिखाई और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। फिर एक झटके से उसे अपनी ओर खींचा। बहार का सिर आकर वेद के सीने से टकराया और इसी झटके से वेद बहार को लेकर छत पर ही गिर गया। बहार उसके ऊपर आ गिरी। आह! वेद के मुंह से हल्की चीख निकली। उसने एक पल को आंखें बंद की, फिर खोली तो सामने बहार थी, जो उस पर गिरी थी और अब अजीब सी बेचैनी के साथ उठने की कोशिश कर रही थी। उठो, जल्दी उठो! वेद असहज होकर चिल्लाया। उठ रही हूँ, वो उसे नजरें चुराकर बोली। वो भी असहज थी, लेकिन बहार का हाथ वेद की पीठ पर था, जो गिरने से वेद के नीचे दब गया था। वो उठ ही नहीं पाई। क्या कर रही हो? हटो मुझ पर से! वो सख्ती से बोला। बहार हट ही नहीं पाई तो उसके बगल में लुढ़क गई। तुम हटो, मेरे हाथ पर गिरे हो। वेद को ध्यान आया कि बहार का हाथ उसकी पीठ से दब गया है। वो जल्दी से उठा। फिर बहार भी अपना हाथ झटकते हुए खड़ी हो गई। उसके हाथ में दर्द हो आया था। तुम क्या बिल्कुल ही पागल हो? ये क्या हरकत थी? अभी यहाँ से गिर जाती। अरे, अगर खुद की जान की परवाह नहीं है तो कम से कम मुझे तो बख्श दो। इन सब में मुझे क्यों फंसाना चाहती हो तुम? वो उस पर चीखा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। बहार अपना हाथ दबाए बोली। अब कम से कम बहाना तो ठीक ठाक बना लो। ये कोई बहाना नहीं हुआ कि जानबूझकर नहीं किया। फिर क्या मैंने धकेला था तुम्हें? थोड़ा धीरे चिल्लाओ ना। वो सहम कर बोली। क्या धीरे? हाँ, जब से तुम आई हो परेशान हो गया हूँ मैं। अकेला रहता था शांति से, लेकिन तुमने तो जैसे मेरे जीवन की शांति भंग करने की कसम ही खा रखी है। वेद डर के चलते उस पर चीख रहा था। उसके होंठ डर के मारे कांप रहे थे कि अभी अगर वो यहाँ से गिर जाती तो क्या होता। ठीक है, मेरी गलती है, मान लिया, लेकिन तुम बाद में डांट लेना ना। बहार की आंखों में नमी आ गई। वो कभी अपने हाथ को झटक रही थी तो कभी दूसरे हाथ से जोर से दबा रही थी। वेद का ध्यान अब उसके हाथ की हरकत पर गया। लगी क्या तुम्हें? वेद के मिजाज एकदम से बदल गए, जैसे उसका गुस्सा पल भर में मोम की तरह पिघल गया हो। उसने बहार का हाथ अपने हाथों में ले लिया और देखने लगा। उसका हाथ बुरी तरह से लाल हो गया था, जैसे कुछ ही देर में सूजन आ जाएगी, और कुछ जगहों से छील भी गया था। पहले क्यों नहीं कहा कि लग गई है? वो हाथ को देखते हुए ही गुर्राया। तुम्हें चिल्लाने से फुर्सत मिले तब तो तुम मुझे देखो सुनो ना। उसका दर्द से मुंह बिगड़ रहा था। हाँ, इसमें भी मुझे ही दोषी ठहरा दो तुम। तो और किसे कहूँ? तुम ही गिरे थे मेरे हाथ पर। वो अपने हाथ पर फूंक मारने लगी। और तुम जो मुझ पर गिरी, तुम ना गिरती तो मैं भी ना गिरता। किसकी गलती है ये बाद में डिसाइड नहीं हो सकता क्या? वो बोली। तो वेद आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ तो लड़ क्यों रही हो? नीचे हॉल में चलो, मैं अपने कमरे से पेन रिलीफ स्प्रे लाता हूँ। बहार भी उसके पीछे अपने हाथ को पकड़े नीचे आ गई। वेद ने उसके हाथ पर स्प्रे किया और हॉट बैंडेज बांध दी। हो जाएगा 1-2 दिन में ठीक। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हाँ, कि हरकतें सुधारो अपनी। अगर आज गिर जाती तो ये घर सूना सूना सा हो जाता। वेद डपटते हुए बोला, सच में? मतलब मुझसे घर भरा पूरा लगता है? वो वेद की बात सुनकर चहचहाई। नहीं, लेकिन तुम गिरती तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या होता, पर मुझे जरूर पुलिस पकड़ कर ले जाती और ये घर मुझसे है इसलिए सूना हो जाता। वो उसे तिरछी नज़रों से घूरता हुआ बोला। तो वही बहार ने मुंह फुला लिया। वैसे तुम्हें याद है, आज तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया, बहार कह के। वो फिर चहकती सी बोली। वेद को याद आया कि जब वो गिरने वाली थी तब वो चिल्लाया था, वो भी उसका नाम लेकर। हुह! वो बस फ्लो फ्लो में निकल गया। हो तुम पागल लड़की ही, अंडरस्टूड? वो अपने अंदाज में आया तो बाहर चिढ़ गई। अगले दिन, अरे आज तुम इतना जल्दी आ गए? बाहर वेद को आते देखकर बोली, जो दोपहर में ही लौट आया था। मेरे घर में ही मुझसे सवाल होने लगे हैं। वो बड़बड़ाया। मेरी बुराई डायरेक्ट मुझसे भी कर सकते हो। वो उसे बड़बड़ाते देख बोली। मुझसे थोड़ा कम ही उलझा करो तुम। वो बोला। मैं तो बात करती हूँ, उलझते तुम हो, बाहर बोली। तो वेद ने उसे घूरा। उसे घूरते देख वो वापस बोली, बस इतना ही तो पूछा है कि जल्दी कैसे आ गए? वो तुम ऑफिस से कभी कभार ही जल्दी आते हो। मुझे अपने लिए कुछ खरीदने जाना है। क्या, नए कपड़े? लेकिन क्यों? परसों कबीर की इंगेजमेंट है, वहाँ जाना है मुझे। ओह, कबीर ने मुझे नहीं बुलाया?
वो उसके चेहरे को देखते हुए बोली, बुलाया है लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाला। वेद ने अब बाहर को देखा। ये तो गलत है ना? बाहर ने मासूमियत दिखाई। नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ले गया तो जरूर गलत हो जाएगा कुछ। वो उसकी हरकतों से वाकिफ था। वो कैसे? उसने हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और सोचने के अंदाज में बोली, पहले तो ये कि वहाँ मेरा ऑफिस स्टाफ होगा, तो तुम ही बताओ उनके सामने मैं क्या बोलूँगा कि तुम कौन हो? उसने बाहर से जानना चाहा। उस दिन की तरह कह देना कि सी इज़ माई वाइफ। वो उसका अंदाज याद करके उसी की नकल करके बोली। वेद ने उसे ज़बरदस्त घूरा। वो संभली। ओके ओके, ये हुई पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी ये कि मुझे तुम्हारी हरकतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं वहाँ एंगेजमेंट एंजॉय करूँगा या तुम पर ध्यान दूंगा। वेद बोला, बस इतनी सी बात। मेरे पास सॉल्यूशन है। बाहर चुटकी मारती हुई बोली, क्या? देखो, तुम्हें ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमूंगी। और दूसरा सॉल्यूशन ये कि मैं वादा करती हूँ कि कोई गड़बड़ी नहीं करूँगी। बाहर ने सुझाया, तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता। वेद उसे इग्नोर करता हुआ जाने लगा। बाहर उसके आगे आ गई और बोली, प्लीज़ प्लीज़ ले चलो ना मुझे। कबीर मेरा भी तो दोस्त है, अब सिर्फ तुम्हारा तो नहीं। और अगर मैं नहीं गई तो उसे बुरा लगेगा ना? नहीं, उसे मैं समझा दूंगा, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। वेद डेविल स्माइल देता हुआ बोला, लेकिन मुझे तो बुरा लगेगा ना। प्लीज़ ले चलो, यहाँ मैं बोर हो जाती हूँ घर में। वो रिक्वेस्ट करते हुए बोली। वेद कुछ नहीं बोला तो वो वापस बोली, ले चलोगे ना? वेद कुछ सोचता हुआ बोला, ओके चल लेना, लेकिन अपने प्रॉमिस याद रखना। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब सामने से हटो, मुझे कुछ देर में मार्केट के लिए निकलना है। मार्केट? मैं भी चलूँगी, मुझे भी तो कपड़े चाहिए। उसको नया बहाना मिल गया था वेद को परेशान करने का। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? कपड़े? हाँ, अभी कुछ हफ्तों पहले ही 44,000 रुपये खर्च किए हैं तुमने मेरे, वापस से कपड़े चाहिए? उसने बाहर को बुरी तरह से घूरा। लेकिन मैंने तो घर के लिए कपड़े लिए थे, अब इंगेजमेंट में ये कपड़े कैसे पहनूंगी? बाहर ने मुंह बिगाड़ा। तो ये बात उस वक्त सोचनी चाहिए थी तुम्हें। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दिलाने वाला, समझी तुम? वेद ने उंगली दिखाते हुए बात की। बस एक ड्रेस, बस एक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो अपने चेहरे के आगे एक उंगली से समझाते हुए बोली कि उसे बस एक ही चाहिए। तुम बहुत देर से बहस नहीं कर रही हो मेरे साथ? वो सख्ती से बोला। तो तुम मान जाओ ना, सच में मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करूँगी। वो नहीं मानी तो वेद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोला, ठीक है, जाओ चेंज करके आओ, फिर चलते हैं। यस। पीछे बाहर ने अपना हाथ हवा में घुमाया। कुछ देर बाद वो दोनों कार में थे। वेद का ध्यान ड्राइविंग पर था और बाहर का खिड़की से बाहर की दुनिया में। वो देखो कितना अच्छा है ना? वो वेद को बाहर देखने का इशारा करने लगी। इडियट, मुझे ड्राइविंग करने दो। अगर ध्यान हटा तो उस अच्छी चीज़ को देखने के चक्कर में हम अच्छे नहीं लगेंगे। वो दांत पीसता हुआ बोला। बाहर ने मुंह बनाया और वापस बाहर देखने लगी। बच्चों का झुंड स्कूल से घर लौट रहा था। हे बाय, वो उन बच्चों की तरफ हाथ हिलाकर बोली। तो बच्चों ने भी उसे बाय किया, लेकिन उसने वेद का शब्द यूज किया था। तुम मेरी नकल ना ही करो तो बेहतर है, वेद बोला। तो बाहर ने पलटकर उसको देखा। मैंने कब नकल की तुम्हारी? ये जो वर्ड तुमने यूज किया है ना, इस पर मेरा कॉपीराइट है। अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो वो मेरी नकल है, समझी? बस यूं ही मुंह से निकल गया। तुम झगड़ो मत मुझसे। बाहर ने वेद को इग्नोर किया और वापस बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद वो वापस बोली, रुको, आइसक्रीम खाएंगे हम। शट अप, तुमने कहा था कि तुम एक चीज़ के अलावा किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करोगी। वेद उसकी तरफ देखकर बोला। बाहर चुप रह गई, फिर कुछ आगे आने पर बोली, अब तो रोको, गोलगप्पे तो खा ही सकते हैं। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, चुपचाप बैठी रहो। उसने फिर लताड़ा तो बाहर नाराज़गी जताते हुए मुंह फुलाकर बैठ गई। बहुत ज़्यादा बूढ़े हो तुम। हाँ, शुक्रिया, वेद ने कहा। कुछ देर में वो एक शोरूम में थे। वेद ने पहले अपने लिए कपड़े लिए, फिर बाहर से बोला, अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें किस तरह की ड्रेस चाहिए। वहाँ जाकर हर ड्रेस पर नज़र नहीं फिसलनी चाहिए तुम्हारी। मुझे मुझे साड़ी चाहिए। सोच लिया, बाहर बोली तो वेद उसे लेकर आगे बढ़ गया। बाहर ने अपने लिए लाल रंग की साड़ी पसंद की। उसने वेद के डर से किसी दूसरी चीज़ को छुआ भी नहीं। वो बाहर आए तो वेद गोलगप्पे वाले को देखते हुए बोला, तुम्हें गोलगप्पे खाने थे ना, जाओ खा लो। उसके बोलते ही बाहर खुश हो गई। तुम इतने भी बूढ़े नहीं हो। वो फिर चहचहाई। अगर खाने हैं तो मुझ पर कोई कम्प्लीमेंट मत करो। ओके, नहीं कह रही कुछ, अब चलो। वो आगे बढ़ते हुए बोली,
मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे नहीं खाना कुछ, तुम जाके आओ जल्दी। वेद अपनी कार से टिककर खड़ा होता हुआ बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे हिस्से के भी खुद ही खा लूँगी, कहकर वो चली गई। पीछे वेद वही खड़े होकर उस पर बराबर नज़र रखे हुए था कि वो कोई गड़बड़ न करे। बाहर खाने में मस्त थी। वेद उसके पीछे कुछ ही दूरी पर खड़ा था और कोई तीसरा था जो वेद के कुछ दूर उसके पीछे ही खड़ा था और बाहर को देख रहा था। उस तीसरे शख्स ने किसी को कॉल लगाया, हेलो वाव जी, बाहर हमें दिख गई है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या सच में? हाँ, हमारे सामने ही खड़ी है। वो शख्स बोला, अकेली है? हाँ, और कौन होगा साथ में, अकेली ही है। तो देख क्या रहे हो, उठाकर ले आओ घर। सुनकर उस शख्स ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और बाहर की तरफ बढ़ गया। वो वेद के सामने से होकर गुजरा और जाकर बाहर का हाथ पकड़ लिया और पीछे खींचने लगा। वेद चौंका। बाहर ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि वेद होगा तो वो बिना देखे ही बोली, अरे अभी मुझे और खाना है। वो इंसान उसे खींचता हुआ ले जा रहा था। अरे भाई, हमारे पैसे, गोलगप्पे वाला कहता ही रह गया। वेद उसे पहचान चुका था। वो बाहर का भाई था। बाहर का भाई बाहर को खींचता हुआ ले जा रहा था। पहले तो बाहर को लगा कि वेद होगा, लेकिन फिर उसने पलटकर देखा। उसे उस इंसान का चेहरा दिखाई नहीं दिया। आप कौन हैं? छोड़िए मुझे। वो फिर भी पूरे तेवर में थी और अपना हाथ छुड़ाने लगी। वेद, जो बाहर को ले जाते हुए देख चुका था, वो उसके पीछे जाने को हुआ, लेकिन फिर रुककर अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। वो नहीं चाहता था कि बाहर के भाई को कोई भी हिंट मिले कि बाहर किसके यहाँ ठहरी हुई है। बाहर का भाई दर्शन उसे साइड वाली सड़क पर ले गया जहाँ उसकी जीप खड़ी थी। वहाँ पर नाक के बराबर लोग थे क्योंकि रात हो चुकी थी। आज पता चलेगा तुझे घर से भागने का नतीजा। वो हंस करूँगा कि इलाके की हर एक लड़की कांपेगी ऐसा कदम उठाने से पहले। दर्शन उसे घसीटता हुआ बोला तो बाहर उसकी आवाज़ सुनकर अंदर तक कांप उठी। भैया! बाहर उसकी आवाज़ से उसको पहचान गई थी। चल! दर्शन अभी भी उसे खींच रहा था और जीप तक ले आया था। नहीं नहीं, आप लोग दैविक की तरह मुझे भी मार दोगे, वो हकलाती सी बोली। इस बीच उसके दिमाग पर वापस वो बात सवार हो गई थी कि उन लोगों ने दैविक की जान ले ली है। कोई बकवास नहीं, चल। दर्शन ने धक्का देकर बाहर को जीप में पटक दिया और खुद भी बैठने को हुआ। तब तक वेद वहां आ पहुंचा। रुक, कहीं नहीं ले जाएगा तू बाहर को। वो जीप के आगे आकर खड़ा हो गया। अब ये कौन है? उस दैविक से इसका मन नहीं भरा था। दर्शन कुछ भी बकने लगा, हट साले सामने से, नहीं तो यहीं रौंद दिया जाएगा। वेद हटा नहीं, बल्कि जीप की तरफ बढ़ा, लेकिन वेद से पहले ही किसी ने दर्शन को जीप से उठाकर बाहर पटक दिया। आह! दर्शन दर्द से सिसका। वेद ने उस शख्स की तरफ देखा जिसने दर्शन को पटकनी दी थी। एक बार फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। एक बार फिर दैविक उसके सामने था। रात को इस हल्की रोशनी में भी वेद उसे पहचान गया था। दैविक! उसने हकलाते हुए कहा। देव, देव नाम है मेरा। दैविक अभी भी दर्शन को घूर रहा था। वेद को बाहर की बात याद आई कि उसे भी अपना नाम दैविक सुनना नहीं पसंद, जैसे वेद को वेदांत नाम से चिढ़ थी। हाँ देव, देव तुम मैं तुम्हें ही ढूंढ। वेद से बोलते भी नहीं बन रहा था। वो कुछ बोलता इससे पहले दैविक बोला, बातों में समय बर्बाद मत करो, बाहर को यहाँ से लेकर जाओ। हाँ, वेद ने उसकी बात सुनकर जीप का दरवाज़ा खोला। बाहर बेहोश पड़ी थी। शायद अपने भाई के डर से ही वो अपने होश खो बैठी थी। उसे होश में लाने का वक्त नहीं था अभी वेद के पास, तो उसने बाहर को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार वहाँ से थोड़ी बहुत दूरी पर थी, इसलिए वेद को वहाँ तक पहुँचने में कुछ मिनट लग गए। उसने आराम से बाहर को कार की बैक सीट पर लेटा दिया और कार लॉक करके वापस उस तरफ आया। लेकिन अब वहाँ ना तो दर्शन था और ना ही दैविक। अब बस उस सुनसान सड़क पर दर्शन की जीप खड़ी थी। देव, देव! वो चारों ओर देखता हुआ चीखा। थोड़ा आगे भी गया, लेकिन वो दोनों ही नहीं थे। सिट! एक बार फिर वही हुआ। वो वापस चला गया, लेकिन बाहर को यहाँ देखकर भी वो नहीं रुका। ये कैसे हो सकता है? वेद ने गुस्से में हाथ झटका और वापस कार की तरफ चला आया, क्योंकि अभी बहुत कुछ अनसुलझा था और उसे सुलझाने का ना ही ये वक्त सही था और ना ही जगह। बाहर अब भी बेहोश थी। वो कार ड्राइव करके घर ले आया और बाहर को ले जाकर उसके कमरे में सुला दिया। वो जाकर फ्रिज में से बोतल निकाल लाया। इससे उसे उसकी और बाहर की मुलाकात का पहला दिन याद आ गया, जब वो बेहोश बाहर को अंदर लेकर आया था और पूरी पानी से भरी बोतल उसके चेहरे पर उड़ेल दी थी। वो उस वक्त को याद करके हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन आज उसका ऐसा कोई मूड नहीं था।
उसे बाहर से अब पहले जितनी चिढ़ जो नहीं थी। उसने बोतल से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में निकाला और बाहर के मुंह पर छिड़कने लगा। हे लड़की, उठो, आंखें खोलो, अब सब कुछ ठीक है। वो हल्के से उसका गाल थपथपाकर बोला। बाहर ने भी तुरंत धीमे धीमे से आंखें खोली और वेद को सामने पाकर एकदम से उसकी बाह पकड़कर बैठ गई। मैंने कहा था ना, मार दिया उन्होंने दैविक को। अब मुझे भी मार देंगे। दैविक, दैविक। वो एकदम से दैविक का नाम लेकर रोने लगी। तुम हर बार रोने क्यों लगती हो यार? वो अपनी बाह पीछे खींचकर बोला। हालांकि उसने गुस्सा नहीं दिखाया था। उन्होंने दैविक को मार दिया और उन्हें उनके किए की सज़ा अब तक नहीं मिली। दैविक तो बेकसूर था। शुरू से बाहर अब अपनी हथेलियों में अपना मुंह छिपाए सिसकने लगी। अभी अगर तुम बेहोश ना होती तो ये रोना धोना नहीं करती। दैविक जिंदा है, तुम इस सदमे से बाहर निकलो। वेद ने उसे कंधे पकड़कर झकझोरा। बाहर ने उसके हाथ अपने कंधों पर से हटा दिए। नहीं है वो जिंदा, है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? और उन लोगों ने कहा था, उन लोगों ने कहा और तुमने मान लिया। मेरी सुनो, मेरी मानो। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे दोस्त को। ही इज़ फिट एंड फाइन। 2 बार देख चुका हूँ इन कुछ दिनों में उसे, अपनी इन आँखों से। वो अपनी उंगली आँखों की ओर करता हुआ बोला। तुम झूठ कह रहे हो, है ना? बाहर बोली। तुम्हें जो समझना है समझो। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बट ट्रस्ट मी, दैविक को कुछ नहीं हुआ है, वेद ने कहा और खड़ा हो गया और बाहर निकलता हुआ बोला। अगर बेहोशी के बाद खाने का थोड़ा सा भी होश रहा हो तो थोड़ी देर में डाइनिंग पर आ जाना। वो बाहर निकल गया और हाथ मुंह धोकर खाने में कुछ लाइट ही बना लिया। जल्द ही वो खाना लेकर टेबल पर था, लेकिन बाहर अब तक खाने के लिए नहीं आई थी। इस लड़की को समझ क्यों नहीं आता कि मुझे किसी चीज़ के लिए 2 बार कहना पसंद नहीं। कहते हुए उसने कुर्सी को लात मारी तो उसी को लग गई। आह! उसने अपना पैर ऊपर करके हाथों में पकड़ लिया। एकदम से यूं पैर ऊपर करने से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो लंगड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। आह! इस बार उसकी चीख थोड़ी तेज थी। बाहर उसकी दूसरी चीख सुनकर उस तरफ दौड़ कर आई। क्या हुआ? तुम क्यों चीखे? बाहर वहां आकर बोली, लेकिन उसे वेद दिखाई नहीं दिया। दरअसल वो टेबल के दूसरी तरफ गिरा था, तो टेबल की वजह से बाहर को नजर नहीं आया। हे मिस्टर इंडिया देवेद, दिख क्यों नहीं रहे हो मुझे? बाहर अपनी आंखें मलती हुई बोली। फिर आंखों को दोबारा खोलकर देखा। वेद अपना पैर पकड़े नीचे ही पड़ा था। वो बड़बड़ाया, इसकी यादाश्त है या अविकसित गांव की बिजली, कभी आती है कभी वापस चली जाती है। इतनी सी देर में अब ये वापस दैविक समझने लगी है मुझे। वो खुद खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैर में दर्द हुआ तो वो तुरंत कुर्सी पर बैठ गया। आज क्या तुमने यहाँ बिस्तर लगाया है अपना, जो यहाँ लेटे थे? बाहर ने उसकी तरफ आते हुए पूछा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेवकूफ़ लड़की। वेद ने उसे घूरा। अरे मैं तो अभी आई, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है। उसने कंधे उचकाए। मैंने कहा था ना कि खाने के लिए बाहर आ जाना। कब कहा था? मार्केट से आने के बाद तो मैं कमरे में ही हूँ और तुम वहाँ आए ही नहीं थे। अब वेद ने अपना सिर पीट लिया। वो मन ही मन बोला, मैं भी किससे उलझ रहा हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। अब क्या सिर दर्द हो रहा है तुम्हारा? बाहर ने उसे अपना सिर पकड़े देख पूछा। अब तुम चुप हो रही हो या मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूँ? वेद सख्ती से बोला। तो वो बिना कुछ बोले अपनी प्लेट लगाकर खाने लगी। वेद ने अपनी प्लेट लगाई और हॉल में आ गया। वो बाहर से और उलझना नहीं चाहता था। बाहर ने भी उसके चिल्लाने के बाद उससे कुछ नहीं कहा। खाना खाते हुए वेद के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, या शायद बहुत से सवाल। आखिर दैविक बाहर को देखकर रुका क्यों नहीं? क्या वो बाहर से भाग रहा है? क्या इतने दिन बाद बाहर को देखकर उसे जरा भी खुशी नहीं हुई, जो वो उसका हाल जानने को भी नहीं रुका? या वो यूं भाग रहा है, बाहर को सुरक्षित रखना चाह रहा है, लेकिन वो अचानक वहाँ कैसे पहुँच गया? या ये महज कोई इत्तेफाक था? फिर ये भी तो संभव है कि वो बाहर पर नज़र रख रहा हो कि वो सुरक्षित है या नहीं। बाहर उससे प्यार नहीं करती, लेकिन एक जिद के चलते उसे अपना प्यार कह रही है। लेकिन क्या दैविक बाहर से प्यार करता होगा? इतने सारे सवालों ने वेद का सिर दुखा दिया, लेकिन उसे किसी बात का जवाब नहीं मिला था। वो इन सारी बातों को दरकिनार करके खड़ा हो गया। अब की बार दैविक मिलेगा तो उससे इन सवालों के जवाब लिए बिना जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तब तक मुझे चैन भी नहीं मिलेगा। वो प्लेट रखने गया। बाहर सोने जा चुकी थी। प्लेट धोकर वो भी सोने चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही माधव और कबीर वेद के घर आ धमके। अरे तुम दोनों इतनी सुबह? वेद बोला और उन दोनों के साथ सोफे पर आकर बैठ गया। बाहर कहाँ है? कबीर ने सबसे पहला सवाल यही पूछा।
तो वेद ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा तुमने? सबसे पहले वो ही याद आई। वेद चिढ़कर बोला, तुझसे तो रोज ही मिलते हैं ऑफिस में, अब हम यहाँ सिर्फ बाहर से मिलने आते हैं। माधव उसे और चिढ़ाता हुआ बोला, अच्छा और वो लड़की चली जाएगी तब किससे मिलने आओगे? वेद ने पूछा तो माधव ने मुंह उतार लिया। हाँ यार, कभी न कभी तो उसे जाना होगा। जब दैविक मिल जाएगा तो फिर वो चाहे दैविक के साथ जाए या कहीं और, लेकिन यहाँ भी तो वो कितने दिन रहेगी? कबीर हमेशा समझदारी की बात करता था। अरे लेकिन वो अभी तो यही है ना, अभी तो बुला दो उसे। माधव बीच में बोला। वेद उसे पागल लड़की कहकर आवाज देने ही वाला था, तभी बाहर खुद ही कमरे से बाहर आ गई। कबीर, माधव, मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। वो खुशी से उनकी तरफ बढ़कर बोली। तुमसे ही मिलने आए हैं बाहर। कबीर बोला, कुछ खास? बाहर ने आईब्रो उठाकर पूछा। कल मेरी इंगेजमेंट है, वेद ने तुम्हें नहीं बताया? कबीर ने पूछा। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गई। बाहर ने अपने सिर पर हाथ मारा। तो तुम्हें वेद के साथ? कबीर बोल ही रहा था कि बाहर बीच में बोली, हाँ हाँ मैं पक्का आऊँगी, मैं अपने दोस्त की सगाई में मस्ती करने ज़रूर आऊँगी। बाहर बोली तो कबीर मुस्कुरा दिया। आज चारों ने साथ मिलकर नाश्ता किया। माधव जाते जाते वेद से बोला, अच्छा अब हम चलते हैं, तू ऑफिस के लिए तैयार हो जा, ऑफिस में मिलते हैं। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ 11 बजे तक। वेद बोला तो वो दोनों विदा लेकर चले गए। बाहर खाने के बर्तन किचन में रखने लगी। अब वो थोड़ा बहुत काम बिना वेद की परमिशन के भी कर लेती थी। वेद सोफे पर आकर बैठ गया और न्यूज़पेपर उठा लिया, क्योंकि अभी ऑफिस जाने में वक्त था। वो न्यूज़पेपर लेकर सीधा बैठा और पढ़ने के लिए खोला, लेकिन फ्रंट पेज पर छपी खबर पर नज़र पड़ते ही वेद के होश उड़ गए। उसने अपना सिर पकड़ लिया और उस खबर की एक एक लाइन, एक एक शब्द गौर से पढ़ डाले। वो आश्चर्य से भरा हुआ था, क्योंकि वो खबर बाहर के भाई दर्शन सिंह की मौत के बारे में थी, जिसकी लाश देर रात जंगल की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर पाई गई थी। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट सुनना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।